बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत जल्दी से रिवाइज करते हैं। फिनोमिना इन विच emission of electrons takes place when light of sufficient frequency incidence on metal surface। metal surface पर sufficient frequency की अगर लाइट गिरे तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देता है लाइट फोटोन, और अगर उसके सामने पॉजिटिव प्लेट रखी हो तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की ओर चलने लगता है, सर्किट पूरा हो जाता है और उसे हम कहते हैं फोटो करेंट। तो वो जो सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सके, minimum frequency required by incident light to emit photoelectron from metal surface is called threshold frequency, and minimum energy required to eject an electron from a metal surface is called work function of the metal। तो अगर threshold frequency को आप न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करो तो प्लैंक्स कांस्टेंट h into न्यू नॉट gives you work function। अगर लेमडा के टर्म्स में तो फ्रीक्वेंसी की जगह आप स्पीड ऑफ लाइट c अपॉन लेमडा नॉट कह सकते हैं। वर्क फंक्शन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक होता है, और अगर कोई कंटैमिनेशन हो या मेटल की सरफेस का ऑक्सीडेशन हो जाए तो ये वर्क फंक्शन चेंज हो जाता है। सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम होता है और प्लेटिनम का वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो अगर मान लीजिए कि ये जो लाइट है ये एच न्यू एनर्जी वाले फोटॉन्स लेकर इस मेटल पर इंसिडेंट होती है और इस मेटल का वर्क फंक्शन है एच न्यू नॉट, तो इसमें से इतनी एनर्जी खर्च हो जाती है मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लाने में। बची हुई एच न्यू माइनस एच यू नॉट बची हुई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराती है। तो जब एच न्यू में से वर्क फंक्शन आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो जो एनर्जी बची रह जाती है वो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहती है। जो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से निकलते हैं उनको सबसे कम स्ट्रगल करना पड़ता है बाहर निकलने के लिए, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उन्हें सिर्फ एच न्यू नॉट ही खर्च करना पड़ता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन मेटल के डेप्थ से निकलेंगे उन्हें वर्क फंक्शन तो खर्च करना ही पड़ेगा, साथ में दूसरे इलेक्ट्रॉन से लड़ते भिड़ते बाहर आना पड़ेगा, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी और कम हो जाती है क्योंकि उनकी एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन में वेस्ट हो जाती है। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने है इस इक्वेशन को कहते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, जो एनर्जी फोटोन इलेक्ट्रॉन पर गिरा, इलेक्ट्रॉन ने उससे इतनी एनर्जी ली और वो बाहर आ गया, और बची हुई इसकी जो एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल गई। अच्छा, ये एनर्जी लेकर जब इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ चलते हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट इन्हें अट्रैक्ट करके यहां से यहां की जर्नी करा देती है। लेकिन अगर हम इस पॉजिटिव प्लेट को प्लस की जगह निगेटिव चार्ज देने लगे तो फिर ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने लगेगी। फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो यहां पहुंच जाएं। हम टेस्ट करते हैं, इसकी निगेटिविटी को बढ़ाते हैं और तब तक बढ़ाते हैं जब तक एक भी इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचने के लिए कैपेबल ना रह जाए। मतलब जिस निगेटिव पोटेंशियल पर एक भी इलेक्ट्रॉन इस मेटल प्लेट तक नहीं पहुंच पाता, दैट निगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ध्यान से देखो, वो काइनेटिक एनर्जी जिसमें सिर्फ वर्क फंक्शन डिडक्टेड है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसी इलेक्ट्रॉन के पास है जो सरफेस से बाहर आ रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी भी जब ये पोटेंशियल रोक देता है तो काइनेटिक एनर्जी का बेटा एक फॉर्मूला तो हाफ mv² होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। तो अगर हम EV0 को EK की जगह रख दें तो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का एक फॉर्म ये भी हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, अगर आप इस लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो आप फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहे हैं। जब आप फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो आप वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल रहा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल को ज्यादा निगेटिव होना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा निगेटिव हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं वो नहीं बढ़ेंगे, तो फोटो करंट पर फ्रीक्वेंसी का कोई असर नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का असर होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा निगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने का मतलब हम ज्यादा फोटोन पर सेकंड गिराने लगेंगे, और ज्यादा फोटोन गिराएंगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ऐसे में ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये ट्रैवल करके पहुंचेंगे
यानी फोटो करंट बढ़ जाएगी। पर काइनेटिक एनर्जी पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जो फोटोन का नंबर है वो काइनेटिक एनर्जी पर असर नहीं डालता है। वो किस पर असर, उस पर क्या असर डालता है? अगर फोटोन की एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन उससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जरा जल्दी से रिवाइज करो। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा निगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कुछ असर नहीं होगा। इस इलेक्ट्रॉन की जो करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो बढ़ जाएगी। बेटा ये दो ग्राफ है, इनको आप मेरे साथ साथ बना ले अगर तो अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के बीच का ग्राफ। आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करिए, फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लॉट करेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वाला रिलेशन होता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसकी खासियत क्या होगी इस ग्राफ की? ये एक्स एक्सिस पर भी काटेगा एक जगह पे एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस को भी निगेटिव साइड में कट करेगा। जहां पर ये एक्स एक्सिस को काटेगा वहां पर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां ये वाई एक्सिस को निगेटिव पॉइंट पे काटेगा, ये जो डिस्टेंस है, ये जो वैल्यू है, ये वर्क फंक्शन अपॉन ई। देखो y इज एम एक्स प्लस सी होता है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में ये इक्वेशन है। तो जो स्लोप है इस ग्राफ का वो h अपॉन ई रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है जिसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, वो वर्क फंक्शन अपॉन ई रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ आता है तो हमेशा ध्यान रखना स्लोप प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला पॉइंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ही बता रहा है, लेकिन ये जो इंटरसेप्ट है ये वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन की वैल्यू देगा। लेकिन अगर आइंस्टीन की इक्वेशन की जो सिंपल इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सिस पर और फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पर सीधे सीधे प्लॉट करें, तो जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन का वो सीधे सीधे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू देता है। ध्यान रखना यहाँ काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पर है, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं। और जो इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पर, ये सीधे सीधे वर्क फंक्शन देता है। और एक्स एक्सिस को जहां ये ग्राफ काटता है वो वैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देती है जैसे पहले दे रही थी। काफी इंपॉर्टेंट ये ग्राफ भी है, और स्लोप इस ग्राफ का सीधे सीधे प्लैंक्स कांस्टेंट देता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल के लिए जल्दी से ये शॉर्टकट नोट कर लो। एनर्जी इज एच न्यू, फ्रीक्वेंसी न्यू कैन बी रिटन एज सी अपॉन लेम्डा। आप एच की वैल्यू रख दो, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू रख दो, और फिर जो लेम्डा की वैल्यू है वो अगर एमस्ट्रॉन्ग में हो और 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करो तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आ जाएगी। इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपके लिए शॉर्टकट है। एनर्जी इज 12400, ये याद रह जाए तो ये ठीक, या 12375, 12365 होता है ना, 375। इन दोनों में से जो भी वैल्यू यूज करोगे आंसर में बहुत डिफरेंस नहीं आता है, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। और नीचे लेम्डा एमस्ट्रॉन्ग में रखना पड़ेगा। तो ये शॉर्टकट है बेटा। अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी हो और लेम्डा क्वेश्चन में दिया हो तो आप ये पूरा कैलकुलेशन ना करके छोटा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 12400 अपॉन लेम्डा, एमस्ट्रॉन्ग में लेम्डा अगर रखोगे तो एनर्जी सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। ये काफी अच्छा शॉर्टकट है, इसका इस्तेमाल हम लोग एक इंपॉर्टेंट सवाल पे करके देख लेते हैं। बस ये एक ही सवाल ध्यान से देख लो। क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी गई है, वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंटिंग वो दी गई है, पूछा गया है वर्क फंक्शन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वर्क फंक्शन होगा एच सी अपॉन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एच सी अपॉन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया है कि ये वैल्यू 12400 भी होती है, और लेम्डा की वैल्यू रखी तो आपको वर्क फंक्शन मिल जाएगा। इसके बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए आप आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करेंगे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज एच सी अपॉन लेम्डा, ये है एनर्जी फोटोन जो गिर रहे हैं, यानी h इंटू सी हो गया 12400, और जो लेम्डा हो गया वो हो गया 1600 माइनस वर्क फंक्शन अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसके बाद उन्होंने पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमेशा ध्यान रखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ mv² भी लिख सकते हो और EV0 भी लिख सकते हो। तो EV0 इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो हम लोगों ने कैलकुलेट की है। अगर इसको, हमेशा ये भी एक पॉइंट ध्यान रखो
अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दी हो तो सिर्फ वोल्ट में 2.59 सिर्फ वोल्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये देखो E और E कैंसिल हो जाएंगे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी 259 एज इट इज, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। आई होप कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था और इससे बाहर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कुछ भी पूछे ऐसा मुझे नहीं लगता। चलते चलते ये जरूर एक बार देख लो कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो, 2019 का सवाल है तो ऐसा सवाल फिर से पूछा जा सकता है। विच कलर लाइट फोटोन हैज मैक्सिमम एनर्जी अमंग वॉयलेट, रेड, ग्रीन एंड येलो। हमें पता है कि वेवलेंथ सबसे कम होती है वॉयलेट की और उससे सबसे ज्यादा होती है रेड की, और ये हमारा सीक्वेंस होता है विब ग्योर। ठीक, सबसे कम वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ। और एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ। जिसकी लेमडा सबसे कम होगी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अगर सवाल आता है कि किसी मेटल से ग्रीन कलर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो बताओ कि येलो से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं या ब्लू से, तो हमेशा ध्यान रखो ये ग्रेटर एनर्जी वाला हिस्सा है और ये लोअर एनर्जी वाला हिस्सा है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो अगर ग्रीन से निकल रहे हैं तो उससे ज्यादा एनर्जी ब्लू की, इंडिगो की और वॉयलेट की है, इनसे भी फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। लेकिन येलो, ऑरेंज और रेड इनकी वेवलेंथ ज्यादा है पर इनकी एनर्जी कम है, तो इनसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। मैं आप सबके रिस्पॉन्सेस का इंतजार शाम को करूंगी।